नमस्कार। अब हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में या सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी पर कुछ बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने, कुछ समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र जो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी एंड विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं किया है और कुछ ने दोनों को एक ही मान लिया है, जबकि इन दोनों के बीच में स्कोप और सब्जेक्ट मैटर में काफ़ी फ़र्क है, अंतर है। विषय वस्तु के संबंध में यद्यपि विद्वान जो समाजशास्त्री हैं उनमें मत भिन्नता पाई जाती है, हम इसे अब समझने का प्रयास इस तरह से करते हैं। सोरोकिन के जो विचार हैं विषय वस्तु को लेकर के, उसमें उन्होंने दो बातें बताई हैं। पहला ये कि विभिन्न जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन जो है किया जाना चाहिए इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत। जैसे अगर हम कहें तो सामाजिक हो चाहे पारिवारिक घटनाएं हों, चाहे धार्मिक हों, चाहे आर्थिक हों, राजनीतिक हों, इन सब घटनाओं का परस्पर जो है इनको कोरिलेट करके और इनके संबंधों का अध्ययन इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाना चाहिए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि सामाजिक और असामाजिक जो दोनों चीज़ें हैं, तथ्य हैं, घटनाएं हैं, उनके बीच में भी जो संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। जैसे कोई भौगोलिक अगर कोई घटना अगर घट रही है तो प्राणी शास्त्रीय दशाओं के सामाजिक जीवन एवं वो जो घटनाएं हैं उन पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसका अध्ययन हम इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत रखते हैं। इस तरह से सोरोकिन ने ये भी कहा कि सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन भी इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके बाद एलेक्स इंकल्स ने भी अपने विचार विषय वस्तु के बारे में रखे हैं, बताए हैं, और उन्होंने माना है कि समाज शास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उनका ये मत था कि समाजशास्त्र को समाज के किसी एक अंग का अध्ययन न करके अपितु संपूर्ण समाज का अध्ययन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर इस विषय वस्तु के अंतर्गत जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण की जो इकाई है वो संपूर्ण समाज होना चाहिए, उसका केवल एक भाग नहीं होना चाहिए, उसका एक संपूर्ण समाज का अध्ययन इसके अंतर्गत हमें करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो दुर्खिम 1901 में, लगभग 1901 में दुर्खिम ने समाजशास्त्र को संस्थाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में मान्यता दी थी। यानी उन्होंने संस्थाओं, इसके समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत संस्थाओं के अध्ययन को मान्यता दी है कि संस्थाओं का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो इसकी विषय वस्तु होनी चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि परिवार है, स्कूल है, राजनीतिक दल हैं, ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं ये समाजशास्त्र की विशिष्ट विषय वस्तु के अंतर्गत इनको माना जाना चाहिए। और सामाजिक संस्थाओं के अध्ययन के रेफरेंस में समाजशास्त्र को सभी संस्थाओं की विशेषताओं का
ज्ञान हो सकेगा या उसका पता लग सकेगा। उनमें क्या भिन्नता है, उसका क्या आकार है, उसकी क्या विशेषीकरण है, उसकी कितनी स्वतंत्रता है, इन सब का अध्ययन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो कुछ समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंध को महत्वपूर्ण माना है विषय वस्तु के रूप में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की रीढ़ की हड्डी है, वही उसकी बैकबोन है। अगर सामाजिक संबंध नहीं होंगे तो वहाँ समाज नहीं होगा और समाजशास्त्र का अस्तित्व भी वहाँ पर हमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए सामाजिक संबंधों को उन्होंने प्रमुख माना है। उस मैक्स वेबर ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि सामाजिक क्रियाओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र कहलाता है। अनेक अन्य समाजशास्त्रियों ने भी इनका समर्थन किया है और उन्होंने भी सामाजिक संबंध के अध्ययन को समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना है। मैकाइवर और पेज की अगर जब हमने डेफिनेशन देखी थी, परिभाषा देखी थी, तो उन्होंने भी सामाजिक संबंधों को समाज का एक प्रमुख आधार माना था और उन्होंने ये भी कहा था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही हैं, चाहे इसकी विषय वस्तु में कोई और विषय और क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका जो मूल रूप है वो सामाजिक संबंध का अध्ययन ही इसका मूल स्वरूप होता है। सामाजिक संबंधों के महत्व को क्यूबर ने भी स्वीकार किया है और उन्होंने भी कहा कि सामाजिक संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए और इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत इसे रखना चाहिए। सामाजिक संबंध जो है, हमने जैसे देखा कि सामाजिक संबंध प्रमुख समाजशास्त्र या समाज की रचना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कुछ हम इसकी विशेषताओं के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक संबंधों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम इसमें देखें तो पहली विशेषता है कि सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं या एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, ये दिखाई नहीं देते हैं। इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, इनको हम केवल फील कर सकते हैं। जैसे भौतिक चीज़ें तो हमें दिखाई देती है, पेन है, चाबी है, किताब है, पेंसिल है, घड़ी है, पंखा है, लेकिन सामाजिक संबंध जो है वो पूर्णतया मानसिक तथ्य है, वो भौतिक नहीं है। उसको हम इकाइयों में तोल नहीं सकते, उसका कोई मेज़रमेंट नहीं है। बाप और बेटे के या पिता पुत्र के जो संबंध हैं उनको हम किसी इकाई में नापना और तोलना हमारे लिए संभव नहीं है। वो केवल एक फीलिंग है, वो केवल हमारी एक मानसिक स्थिति है कि वो संबंध कितने प्रगाढ़ हैं। तो पहला तो ये हुआ कि ये संबंध हमें सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं और दूसरा इनकी प्रकृति बहुत जटिल होती है, इसलिए इनकी भविष्यवाणी भी करना असंभव चीज़ है। इनकी भविष्यवाणी भी हम नहीं कर सकते हैं। सामाजिक संबंधों की संख्या भी असंख्य है, हम उनको गिन नहीं सकते हैं। वो जो है खूब होते हैं, बहुत होते हैं, उनको हम गिनती में नहीं रख सकते हैं। सामाजिक संबंधों का जो तीसरा जो की विशेषता है कि इनका अनिश्चित स्वरूप होता है, कोई निश्चित स्वरूप नहीं पाया जाता है। ये आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, विरोधात्मक, मित्रतापूर्ण आदि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं।
ये अर्थपूर्ण भी होते हैं। इसकी अगली विशेषता है कि अर्थपूर्ण होते हैं। इनका निर्माण, सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, इसलिए ये व्यक्ति और समूह दोनों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। इनकी इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यानी ये स्थायी और अस्थायी प्रकृति दोनों प्रकार के होते हैं। परिवार के सदस्यों के संबंध अस्थायी नहीं होते हैं, वो हमेशा स्थायी संबंध होते हैं। और अगर हम दुकानदार और ग्राहक या डॉक्टर मरीज़ के संबंध देखें तो वो अस्थायी होते हैं। अगर व्यक्ति बीमार है तो डॉक्टर के पास जा रहा है, अगर बीमार नहीं है तो उससे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनके संबंध अस्थायी हो जाते हैं। लेकिन परिवार के सदस्यों के जो संबंध होते हैं वो हमेशा स्थायी प्रकृति के ही होते हैं। सामाजिक संबंध सहयोगी और असहयोगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, या उनकी प्रकृति सहयोगी भी हो सकती है और असहयोगी प्रकृति के भी सामाजिक संबंध जो है हमें दिखाई देते हैं। कुछ प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष सामाजिक संबंध भी हमें दिखाई देते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है या जो उसकी विषय सामग्री है, ये अलग अलग विद्वानों ने उसको अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है और उन्होंने इसका एक अलग अपने अपने नज़रिए से उसको जो है बताया है कि इसकी विषय वस्तु किस तरह की हो सकती है। धन्यवाद।